बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम ख़वातीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी 46वीं काबीना की मीटिंग है। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है और उनसे उनकी फैमिली और दोस्त और अकारिब की मीटिंग नहीं हो पा रही और तकरीबन 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इसमें सिर्फ जो है तकरीबन आधा घंटे की मीटिंग हुई है और बाकी जो है उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। तो इस अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी अहलिया है, जो एक बापर्दा, बाहया, बाकिरदार और गैर सियासी खातून हैं, बुशरा बीबी साहिबा को, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है और उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब की बहनों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सियासी बातें करती हैं जब मुलाकात हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की आज तक जो है कोई सियासी बयान नहीं सुना। तो एक तरफ तो ये बयानिया गढ़ा जाता है कि सियासी बयान आते हैं, दूसरी तरफ जो है बिल्कुल एक बयान भी नहीं आता और उनके बावजूद भी ना उनको मिलने दिया जा रहा है और ना ही जो है उनको सर्दी का सामान मुहैया किया जा रहा है। तो ये जुल्म किया जा रहा है और सख्त तरीन डिक्टेटरशिप में, अमरीत में भी इस तरह नहीं होता था। जिस तरह के ये हुकूमत, जो जाली हुकूमत हम समझते हैं अवामी मैंडेट पर डाके से आई है, वो तमाम अमरीत के रिकॉर्ड्स इस वक्त तोड़ रही है। तो इस अक़दाम की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब की फैमिली की और बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की मुलाकात उनसे करवाई जाए। जो सर्दी का सामान है वो जल्द अज जल्द उनको मुहैया किया जाए और उनके हवाले से जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं तो वो कौम के सामने लाए जाएं और कौम को आगाह किया जाए कि वो किस हालत में है। दूसरा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर मिलिट्री ऑपरेशंस को मुसल्लत किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज रिकॉर्ड पर ये आना चाहिए और ये तमाम दोस्तों के इल्म में होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। ये मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, जितनी भी हमारे सियासी और मजहबी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनका भी, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जिनको हमने सूबाई असम्बली के छत के तले जमा किया, तमाम का ये एक ही मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी भी मसले का हल नहीं है। हल क्या है? हल ये है कि जब हम समझते हैं कि 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस और 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम कर चुके हैं और दहशतगर्दी को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम कबायली और पख्तून मशरान को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों के मशरान को, इनको बिठाया जाए। वफाक और सूबा, तमाम जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं वो बैठे एक जामा लायामल बनाएं। तो इसी तरीके से ही मुस्तकिल और पायदार अमन सूबे में भी आ सकता है और पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि बंद कमरों के फैसले हम मुसल्लत करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि 9 अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6.1% था, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब बंद कमरों में फैसला किया गया और एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो आज 3 साल बाद वही जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.6 से 3% तक जा रहा है। जो बैरूनी कर्जे थे वो तकरीबन 43,000 अरब रुपए से, बैरूनी और अंदरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए से 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। नौजवान मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आज ऐलान किया जाए कि कौन कौन पाकिस्तान को छोड़ना चाहता है तो आधे से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर बैरूनी मुल्क चले जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई आ गई है। तो ये तमाम जो नुकसानात हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान पर अभी इम्तिहान का वक्त है, ये बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इसके साथ साथ सिर्फ ऑपरेशन से लोग बेघर नहीं होते, इस पर सूबे के वसाइल भी लगते हैं। हमें एक तो अपना हक नहीं दिया जाता, जो 4,758 अरब रुपए से ज्यादा अभी तक बन चुके हैं, एक तरफ वो नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ हम पर जो है मिलिट्री ऑपरेशंस मुसल्लत किए जाते हैं। तो इसकी मद में सिर्फ इनखिलाब पर और उनको जो है रिलीफ देने पर तकरीबन हमारे 20 अरब रुपए अभी तक लग चुके हैं। अगर ये ऑपरेशन जारी रहा
तो ये तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा इस सूबे को नुकसान देगा। इसमें वफाक हमारे साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। जो हमारे बका खेल के TDPs हैं, जो टेम्पररी डिस्प्लेस पीपल है, उसका वादा हमारे साथ मरकज ने किया था कि इनको हम पैसे देंगे, लेकिन 7.5 अरब रुपए सूबा अपनी जेब से दे रहा है। तो ये ऑपरेशन की मद में हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफी नहीं हो रही, हमारे साथ जो है डेवलपमेंट स्कीम्स में भी नाइंसाफी हो रही है। इधर नॉर्दर्न बाईपास है जो 2010 में शुरू किया गया था, जिसकी इनिशियल कॉस्ट तकरीबन 3 अरब रुपए थी, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और आज के दिन वो 31 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन वफाक जो है उसको बनाने में सीरियस नहीं है। तो हमने मजबूरन सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उसको तकरीबन 5 अरब रुपए देकर एक्सपेडाइट किया है ताकि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक और सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। इसके साथ साथ हमने वादा किया था पहली कैबिनेट में कि एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर हम वापस लेंगे, जिसका पहली कैबिनेट में मैं बाकायदा ऐलान कर चुका हूँ और सूबाई काबीना उसको अप्रूव कर चुकी है। उसमें मसला ये आ रहा है कि हमारे जो सेंटर्स हैं जहाँ पर दहशतगर्दों को रखा गया है, हमने लेटर किया क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो जस्टिस वकार सेठ ने डिसीजन लिया है, तो उसमें यह कहा गया है कि जब एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर हम विड्रा करेंगे तो जो जेल हैं जहाँ पर ये कैदी हैं वो सब जेल डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जो वहाँ पर कैदी हैं या दहशतगर्द हैं जो वहाँ पर रखे गए हैं उनकी डिटेल्स हों, क्योंकि हमें यह खदशा है कि जैसे ही हम एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर विड्रा करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई दहशतगर्द भाग जाए या वो दहशतगर्द जो हमारी लिस्ट में ना हो वो जो है सुबह को हमारे गले डाल दिया जाए। एक तरफ तो वैसे भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम दहशतगर्दों के साथी हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं। इनको बनाने वाले, इनको लाने वाले, इनको आबाद करने वाले सब के हम खिलाफ़ हैं, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन तरीके से एक मुश्तरका लायामल से। तो वो लिस्ट हमने बाकायदा लेटर किया है, लेकिन वो लिस्ट हमें नहीं दी गई। उसके लिए हम तकरीबन 3-4 दिन पहले बाकायदा रिमाइंडर भी दे चुके हैं कि हमें वो लिस्ट दें, हमें वो नाम दें जो जो इसमें कैद हैं, ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें। तो एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर का जो प्रोसेस है वो इसी वजह से डिले है। इसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज की कानूनसाजी का हमने वादा किया था। कोलेटरल डैमेज जो है वो ड्रोन से होता है। हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है आर्मी के खिलाफ बात करते हैं और कोलेटरल डैमेज जो है वो दहशतगर्दों के मारने में फिर जो है कोई एक बंदा शहीद हो जाता है, सिविलियन, तो क्या बात है। इसमें इस तरह है कि दहशतगर्द जो आते हैं वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए आते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये सिविलियन हैं, ये नहीं देखते कि ये मस्जिद है, एक घर है, कोई बाजार है, फौजी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, CTD वाला है या कोई भी एहलकार है, वो ये नहीं देखते। वो आते हैं दहशत फैलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। हम अगर अपनी आर्मी से गिला करते हैं तो आर्मी हमारी मुहाफिज है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस से ये गिला करते हैं कि कोलेटरल डैमेज में मासूम लोगों की शहादतें हो रही हैं, तो हम अपनों से गिला करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि ये हमारे मुहाफिज हैं और ये हमारी हिफाजत करेंगे। एक तरफ अगर दहशतगर्द हमें मारे, दूसरी तरफ जो है कोलेटरल डैमेज ड्रोन या जेट बमबारी से हमारे सिविलियंस जो है वो शहीद हों, तो तकलीफ तो आवाम को ही होती है, डैमेजेस आवाम के ही होते हैं। तो गिला अपनों से किया जाता है, उनसे नहीं किया जाता जो हमें ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो कोलेटरल डैमेज से के कानूनसाजी से ये होगा कि कोई अंधाधुंध जो है सिविलियंस पर ना फायरिंग करेगा, ना ड्रोन्स करेगा, ना जो है जेट तैयारों से बमबारी करेगा। तो इसके लिए कानूनसाजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे AG साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बाकी वकला ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन जो मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो इख्तियारात हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए हुए हैं आइन के अंदर, तो वहाँ पर तब्दीली जो है वो वफाक कर सकती है, सुबह नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल हम लगे हुए हैं। अगर किसी वकील को हमारे जो बाकी वकील हैं, बाकी पार्टियों के हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इसमें जो है हमारी मदद कर सकते हैं। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम कोलेटरल डैमेज का जो मुसलसल सामना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कर रही हैं, तो उसमें जो है हमारी मदद आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं, 26 नवंबर को हमने देखा कि वहाँ पर गोलियाँ चली, मासूम लोग शहीद हुए, वो भी इन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पूरे पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए कि वो जिस भी पार्टी से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी ज़ुबान से हो,
اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اپنے ہی لوگ ان کو جو ہے شہید کرتے ہیں تو ایک قانون آنا چاہیے تاکہ ان کے ہاتھ بندے رہیں، تاکہ وہ انسانوں کی طرح بیہیو کرے، جانوروں کی طرح بیہیو نہیں کرے۔ تو اس میں جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں ہم نے کمیٹی کا کہا تھا کہ اس میں انکوائری کمیشن بنے گا، لیکن بدقسمتی سے صوبے کی جتنی بھی ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، لائرز ہیں، تو اس سے وہ کمیٹی بن نہیں رہی تھی، کیونکہ جس کو ہم کال کرتے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا اور وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم صوبائی اسمبلی کے اسپیشل کمیٹی کو دیں گے، اور صوبائی اسمبلی میں اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بن چکی ہیں جس کا ایک اجلاس باقاعدہ ہو چکا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، تیز کریں، اور دنیا کے سامنے آنا چاہیے کہ ریڈیو پاکستان کو چلانے میں پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہاتھ تھا، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے ہی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کا سیکشن 11 جو پروسکرپشن کے لیے ہیں، جس میں جو ہے تنظیموں کو، سیاسی پارٹیوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو یہ وفاق کے ساتھ ہے۔ وفاق نے پی ٹی ایم کو، پشتون تحفظ موومنٹ جو ہماری ہیں، ان کو کالعدم کیا ہوا ہے انڈر سیکشن 11 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ۔ یہ ان کے ساتھ اختیار ہے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک وفاق جب ایک تنظیم کو یا پارٹی کو پروسکرائب کرتی ہے، کالعدم ڈکلیئر کرتی ہے، تو وہ پھر جو ہے نیچے صوبوں کو یہ ہدایات دیتی ہیں کہ اس کے ساتھ منسلک جو بندے ہیں ان کو بھی آپ شیڈول 4 میں ڈالیں اور ان پر پابندیاں لگائیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ ظلم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اور پرامن جدوجہد کرنے والوں کو کالعدم نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ جو اینٹی اسٹیٹ ہوں، جو ریاست کے خلاف بیانیے بناتے ہوں، جو ریاست کے خلاف جاتے ہوں، جو ریاست میں بسنے والے عوام کو نقصان پہنچاتے ہوں، بالکل جو ہے ان کو کالعدم ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اس میں آپ میں بھرپور مدد کرے گی۔ لیکن میں ابھی یہ چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں جن کو جانتا ہوں کچھ سیاسی شخصیات بھی شیڈول 4 میں آئی ہوئی ہیں، تو میں اپنے ایڈمنسٹریشن کو اور بیوروکریسی کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے۔ جو ہمارے سیاسی کارکنان ہیں جن کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے تو ان کو شیڈول 4 سے ریلیکس کیا جائے، اور جو لوگ سیاسی جدوجہد اور پرامن جدوجہد کرتے ہیں ان کا یہ پورا حق ہے کہ وہ اس صوبے میں اور پاکستان میں اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ ہدایت بھی دیتا ہوں کہ الیکشن ریگنگ 8 فروری کے الیکشن جو ریگڈ ہوئے ہیں، جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا جو پورے پاکستان میں اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے لیے پورے پاکستان میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلی میں اس کے لیے اسپیشل کمیٹی انشاءاللہ تعالی بنائیں گے، اور اس میں ہم تمام صوبائی ملازمین کو، جو صوبے کے ملازمین ہیں، ان کو بلائیں گے، انشاءاللہ ان سے پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ اس کے لیے بھی اسپیشل کمیٹی بنانے کی ہدایت دیتا ہوں۔ شکریہ۔